हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद गोविंद। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th बायोलॉजी के सेल चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सेल थ्योरी क्या होती है, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होती है। बेसिकली वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया था दोनों में। और देन इसके बाद हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लिया था। और हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि सेल कितने टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में देख लिया था, दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया था। वहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो वहां पर हम लोग देख लेंगे किसी भी सेल का जब हम लोग स्ट्रक्चर, बेसिकली ऐसा नहीं कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में एक डिटेल में देखेंगे, हम लोग कॉमन सेल के बारे में देखेंगे क्या डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल को भी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होंगे। ठीक है, तो जब एक कॉमन सेल होती है उसके बारे में, जैसे हम लोग एनिमल सेल की स्टडी करेंगे तो हम एनिमल सेल में देखेंगे वन बाय वन की कैसी सेल बाउंड्रीज होती हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उनके क्या फंक्शन होते हैं। बेसिकली हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली हम लोग केवल यूकैरियोटिक सेल की ही बात नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की भी बात कर लेंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्टली एक हेडिंग लिखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो 3 पार्ट में हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल को कवर कर रहे होंगे। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेकंड हमारा होता है साइटोप्लाज्म और थर्ड हमारा होगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पूरे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम लोग बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। इसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा मॉडल है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे और न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस एक तरह का ऑर्गेनल होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग केवल न्यूक्लियस के बारे में ही स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम जितने भी ऑर्गेनल्स आते हैं मोरलेस बहुत कॉमन ऑर्गेनल्स के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, बेसिकली साइटोप्लाज्म देन न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन देखें तो डायरेक्टली हम लोग सेल मेम्ब्रेन पे नहीं आएंगे। सबसे पहले हेडिंग्स होगी हमारी सेल कवरिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, किसी भी सेल के बाहर कितनी तरह की कवरिंग्स देखने को मिल सकती है, क्या सभी में सभी जैसे अगर सभी कोई एक सेल है इसमें सेल वॉल मिल रहा है या सेल मेम्ब्रेन मिल रहा है, तो क्या सभी सेल में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन मिल रहा होगा, ये चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेल कवरिंग की बात करें, अगर सेल कवरिंग की बात करें तो इसको हम लोग 4 तरह से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, इसी को हम लोग स्लाइम लेयर भी बोलते हैं और हम लोग कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा होता है सेल वॉल होता है। थर्ड हमारा सेल कोट होता है। आपने सेल कोट के बारे में बहुत कम सुना होगा, ये अभी तक बेसिकली नहीं, हो सकता ना भी सुना हो, तो अभी पता चलेगा इसमें सेल कोट में क्या होता है। और सबसे जो कॉमन सेल होती मेम्ब्रेन होती है वो होती सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चारों के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, स्लाइम लेयर क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके बाहर एक स्लाइम लेयर देखने को मिलती है, उनके सेल वॉल के बाहर एक स्लाइम लेयर देखने को मिलती है, तो हम लोग उसको ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम लेयर भी बोल सकते हैं और कैप्सूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कब हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर बोलेंगे, कब हम लोग कैप्सूल बोलेंगे। बेसिकली सेल वॉल के बाहर, ये मैंने सीक्वेंस से चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले अगर बाहर की तरफ देंगे तो आउटर से इनर की तरफ मूव करेंगे, सबसे आउटर पे हमारा ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सभी सेल में मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उस सेल में प्रेजेंट हो। देन इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे सेल वॉल आता है। सेल वॉल भी सभी सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, हम देख लेंगे कौन सी सेल में किस तरह का सेल वॉल होगा। थर्ड हमारा सेल कोट होता है। इसके बाद सबसे अंदर की तरफ सबसे इनर पार्ट में हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, तो उसको हम लोग बेसिकली डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब हमारा ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर, जो सबसे सेल वॉल के बाहर वाली जो लेयर होगी, वो हमारा बना होता है पेप्टा पॉलीसेकेराइड,
जब हमारा पॉलीसेकेराइड का बना है तो हम लोग उसे नाम दे देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर। ठीक है, जब हमारा बाहर के जो सेल वॉल के बाहर की लेयर अगर पॉलीसेकेराइड के बने हैं तो उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम लेयर नाम देते हैं। और अगर हमारा पॉलीपेप्टाइड का बना है, अगर हमारा पॉलीपेप्टाइड का बना है तो हम लोग उसको कैप्सूल नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर बोलेंगे या कहाँ हम लोग कैप्सूल बोलेंगे। अगर पॉलीसेकेराइड का बना है तो ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर, या पॉलीपेप्टाइड का बना है तो कैप्सूल बोलेंगे। सेकंड आता है हमारा सेल वॉल। तो जो भी प्लांट सेल होती है, जैसे हम लोगों को पता है कि प्लांट सेल के बाहर इस प्लांट सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो रिजिड होती है, तो बेसिकली सेल वॉल की वजह से होती है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि हमारा प्लांट सेल हो गया, हमारा फंगल सेल हो गया, ठीक है, और जैसे कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें भी सेल वॉल देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेंगे। अगर प्लांट सेल है, ठीक है, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोजिक सेल वॉल होगी। प्लांट सेल में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। दूसरा हमारा फंगल सेल वॉल काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि फंगस में भी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन के बनी होती है। थर्ड हमारा अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। देखिए, प्लांट सेल और फंगल सेल तो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जिस वजह से हम लोग यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल की बात करें, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर और अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल लिखा था, ना तो केवल यूकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं लिखा था। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी, प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होगी, फंगल सेल में काइटिन की बनी होगी। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के, और जबकि यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, सेल वॉल absent in एनिमल सेल। ठीक है, जबकि जो सेल एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, आप ये याद रखिएगा। तो अगर एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, इट मीन सेल मेम्ब्रेन तो मिलेगी। कोई भी सेल होगी, XYZ कोई भी सेल होगी, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल के बने हो सकते हैं या सेल के कंपोनेंट के बने होते हैं। अगर वो सेल के हैं, अगर हम लोग उनको डायरेक्टली लिविंग सेल बोल रहे हैं, तो उनके बाहर एक मेम्ब्रेन मिलेगी जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जरूरी नहीं कि सभी में सेल वॉल मिले या ग्लाइकोकैलिक्स मिले, बट हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन 100% मिलेगी। तो अब ये याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन तो हर एक सेल का प्रॉपर्टी कैरेक्टर होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर हो सकता है एक सेल कोट हो। सेल कोट कुछ नहीं होता है, ये एक फिलामेंटस ओलिगोसैकेराइड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल है, तो सेल के बाहर एक फिलामेंटस ओलिगोसैकेराइड का एक लेयर होता है। ठीक है, ये एक फिलामेंटस ओलिगोसैकेराइड का लेयर होता है जो मैंने डॉट डॉट से बनाया, ये सेल कोट होता है, और इसके अंदर जो कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन बनाया वो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो अब ये देख लीजिएगा, जो सेल कोट होता है वो फिलामेंटस ओलिगोसैकेराइड का होता है। ये भी एक तरह की शुगर होती है। तो आप ये याद रखिएगा, जो हमारा सेल कोट होता है वो फिलामेंटस ओलिगोसैकेराइड का बना होगा। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा देख लेंगे। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में देखिए। मैं एक चीज बता दूं कि जैसे अगर हम लोग किसी भी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग सेल की एक बाउंड्री बनाते हैं। वो सेल की बाउंड्री सेल टू सेल डिपेंड करती है कि किस तरह की सेल में किस तरह की बाउंड्री देखने को मिलेगी। जो सबसे पहले हम लोग अगर किसी सेल की स्टडी करते हैं तो उसको तीन तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेकंड होता है साइटोप्लाज्म, थर्ड होता है न्यूक्लियस, और मोरलेस हम सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में यहाँ देख लेंगे। ठीक है, जब सबसे पहले हम किसी भी सेल की स्टडी करते हैं तो सेल कवरिंग के बारे में पढ़ते हैं। सेल कवरिंग को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अगर ग्लाइकोकैलिक्स और अगर हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, बेसिकली जो सेल वॉल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल कवरिंग होती है, अगर वो पॉलीसैकेराइड की बनी है तो हम उसे ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर बोलेंगे। अब ये याद रखिएगा, सेल वॉल के बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है या बाहर की कवरिंग जो होती है वो अगर पॉलीसैकेराइड की बनी है तो ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर वही कवरिंग पॉलीपेप्टाइड की बनी है तो हम लोग उसे कैप्सूल बोलेंगे।
सेकंड आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल हमारा प्लांट सेल जैसे होता है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। फंगल सेल में काइटिन का बना होगा, बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइड ग्लाइकन का बना होगा। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जबकि बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। और जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। थर्ड आता है हमारा सेल कोट। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ हमने जैसे एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन रहता है, उसके बाहर जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना है ये हमारा सेल कोट होता है। वो सेल कोट हमारा फिलामेंटस ओलिगोसैकेराइड का बना होता है। ये भी एक तरह का शुगर होता है, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा सेल कोट किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अब ये याद रखिएगा। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन एक तरह की आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की। जो बाहर जो साइटोप्लाज्म, कोई भी सेल है, सेल में जो लिक्विड मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर से पहले हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होगा कि जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्राइमरली कंसिस्ट होता है लिपिड का, बट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हायर होता है देन लिपिड, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें सेल मेम्ब्रेन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ लिपिड, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्राइमरी कंसिस्ट होता है लिपिड। ये अप्रॉक्स मिलता है 30 to 40%, बट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज हायर देन लिपिड, ठीक है। तो जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो हमारा अप्रॉक्स 60 to 70% होता है किसी भी सेल में। आप ये याद रखिएगा कि वो सेल मेम्ब्रेन प्राइमरली लिपिड के बनी होती है। जब हम लोग अभी लिपिड का स्ट्रक्चर, हम लोग बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सबसे पहले जो हम लोग सेल मेम्ब्रेन में जो भी हम लोग बनाते हैं वो लिपिड होता है, ठीक है। देन हमारा प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है सेल लिपिड के कंपेरिजन में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हमारा कंपोजिशन होता है, जो हमारा सेल कंपोजिशन होता है, अगर हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिख लें सेल कंपोजिशन की, तो सेल कंपोजिशन हमारा बना होता है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कॉमा फॉस्फेट, कॉमा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें बेसिकली ये 5 चीजें मिलेंगी, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट और कोलेस्ट्रॉल। अब हम लोग स्ट्रक्चर में देख लेंगे ये सारी चीजें कैसे प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले मान लीजिए हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप वहां पे फोकस करिएगा। जैसे हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये हमारा एक तरह का प्रोटीन होता है। अभी हम लोग यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ये हमारा
लिपिड कंटेंट होता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ये हमारा लिपिड कंटेंट होता है और इसी लिपिड से हमारे फॉस्फेट जुड़े रहते हैं। ये हम लोग फॉस्फेट बना रहे हैं। तो आई होप आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि मैंने किसके बाद क्या बनाया है, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, बेसिकली लिपिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है और इसी के साथ हम लोग ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग और भी बनाना चाहें तो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा बेसिकली शुगर होता है। अभी मैं बताऊंगा कि शुगर किसका क्या नाम होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने शुगर के बारे में बना लिया। अब हम लोग अगर वन बाय वन लेबलिंग करें तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये सर्कल स्ट्रक्चर बनाया था, इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड। जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं लिपिड, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर बना, एक मैंने लाइन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट, ठीक है। तो आप बेसिकली समझ होंगे लिपिड और फॉस्फेट आपस में मिलके बनाते हैं फॉस्फोलिपिड। तो आप ये याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मेम्ब्रेन में मिलने वाली लिपिड, सबसे कॉमन लिपिड कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो अलग अलग तरह की लिपिड होती है, मेम्ब्रेन में सबसे कॉमनली मिलने वाली लिपिड होती फॉस्फोलिपिड, ठीक है। आप इसके बाद ये देखिए कि जो ये स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये प्रोटीन होता है जो हमने ग्रीन कलर से बनाया, ये प्रोटीन होता है। बेसिकली प्रोटीन मेम्ब्रेन में 3 तरह से मिलती है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, पहला जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन जो बेसिकली 2 मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है। एक लेयर ये होती है मेम्ब्रेन की, एक लेयर ये होती है और एक लेयर ये होती है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग कभी भी सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग एक सिंगल लेयर बनाते हैं। ये सिंगल लेयर हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। बेसिकली जब भी कोई भी सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले एक बाउंड्री बनाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। कभी भी जैसे हम लोग अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो कभी भी डायरेक्टली हम लोग सेल वॉल नहीं बनाते हैं, हमेशा पहले सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, देन इसके बाद हम लोग सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। जब भी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको इसमें दिख रहा होगा केवल एक सिंगल लाइन है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपको 2 लाइन देखने को मिल रही, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो जब हम लोग इस मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमें बेसिकली बाइलेयर में दिखता है, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा, जो हमारा एक सिंगल लाइन दिख रहा है बेसिकली जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। तो इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी को हम लोग बाइलेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बाइलेयर मेम्ब्रेन में जो पहला प्रोटीन होता है जो दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। सेकंड हमारा होता है वो जो एक मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। जैसे एम्बेडेड का मतलब यहाँ पे भी एम्बेडेड हो सकता है, एक लेयर सिंगल यहाँ पे भी एम्बेडेड होगा और दूसरी लेयर में भी एम्बेडेड होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारी दूसरी प्रोटीन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा, इसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। थर्ड हमारा होता है जो मेम्ब्रेन से हैंग हो रहा है, एंकर्ड प्रोटीन होता है जो लिपिड से एंकर्ड है, ठीक है। और ये बेसिकली एम्बेडेड नहीं होता मेम्ब्रेन में, ऐसा नहीं कि जैसे इससे हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन है, जैसे हमारा पेरिफेरल है, वैसे ये एम्बेडेड नहीं होता है, जबकि ये बाहर की तरफ हैंग होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड। ये हमारा थर्ड प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है इसमें बेसिकली 3 तरह से प्रोटीन मिलती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री के अंदर जो साइटोप्लाज्म लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसी सेल के बाहर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईसीएफ।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर हम लोग केवल इतने पार्ट को अगर हम जूम करके देखें तो इस मेम्ब्रेन का एक बाहर वाला एरिया होगा जिसे हम लोग ईसीएफ कह रहे होंगे, और एक अंदर वाला साइटोप्लाज्म रीजन होगा जिसे हम लोग ये वाला रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिख लें तो इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसको हम लोग बोलते हैं ईसीएफ। ये वाला हमारा सेल के बाहर वाला पार्ट होता है ईसीएफ, ठीक है। तो आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरा बताने का ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रोटीन, ये शुगर मिल रहा है, ये हमेशा बाहर की तरफ मिलता है, सेल के बाहर की तरफ मिलेगा, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। तो कभी भी सेल के अंदर की तरफ हमारा शुगर नहीं प्रेजेंट होता है, हमेशा सेल के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। आप एक पॉइंट ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि जो हमारा लिपिड होता है, अभी तो मैंने बता दिया कि लिपिड कैसा मिलता है, प्रोटीन कैसे मिलता है, फॉस्फेट कैसे मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कोलेस्ट्रॉल की। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे लिपिड को होल्ड रखने का काम करता है। तो जैसे ये हमारा लिपिड होता है, ये हमारा लिपिड है, यहाँ पे बेसिकली हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर रही होती है, खुद सिंथेसाइज कर रही होती है, ये वो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो ये जो हमारा शुगर होता है, आप दो चीजें देख रहे होंगे यहाँ पे, एक शुगर वो है जो हमारे लिपिड से अटैच है, और एक शुगर वो है जो हमारे प्रोटीन से अटैच है। जैसे यहाँ पे प्रोटीन से अटैच है, ये लिपिड से अटैच है, ये लिपिड से अटैच है। तो दो तरह की शुगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम लोग नाम रखें तो एक शुगर वो होती है जो लिपिड से अटैच है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। आप नाम देखिए, याद रखना बहुत इजी है नेम। वो शुगर, ग्लाइको मीन्स होता है शुगर, लिपिड तो पता ही है, तो ग्लाइको मीन्स होता है शुगर, ठीक है। जब शुगर हमारे लिपिड से अटैच होती है तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो नाम रखना बहुत आसान है, ग्लाइको मीन्स होता है शुगर, और लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसी तरह सेम, इसी तरह जब हमारा ये शुगर प्रोटीन से अटैच होता है तो हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन मींस, ग्लाइको मींस शुगर, और प्रोटीन से जब अटैच होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन, यही शुगर हमारे लिपिड से अटैच होती है तो ग्लाइकोलिपिड। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग एक पॉइंट और देखें तो देखिए, ये जो ईसीएफ होता है, ये जो हमारा ईसीएफ होता है, ये लिक्विड मीडियम होता है, और ये हमारा जेल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे सेल के बाहर और सेल के अंदर की तरफ, दोनों तरफ लिक्विड मीडियम होता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हमारा होता है, इसको हम लोग रफ कर दें थोड़ी देर के लिए। जो ये वाला पार्ट होता है हमारा मेम्ब्रेन का, ये वाला पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। सेम इसी तरह जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ये भी होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। देखिए, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और फिलिक का मतलब होता है टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है। तो वाटर के कांटेक्ट में जो होता है उसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जबकि वो पोर्शन जो हमारे वाटर के अगेंस्ट में होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक के नाम से भी जानते हैं। आप ये याद रखिएगा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक किसे कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे जब कभी हम लोग देखते हैं कोई पर्सन अगर वाटर से दूर भाग रहा है तो उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में उसको हाइड्रोफोबिया होता है, तो बेसिकली वो वाटर से दूर भागते हैं। फोबिया मीन्स होता है डर, तो चीजें उनसे दूर, लोग उनसे दूर भागते हैं, तो वहां पे ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोबिया मीन्स हाइड्रोफोबिक, जो वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है। तो बेसिकली ये वाला वो पार्ट होता है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, मिडिल पार्ट है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, जहां पर हमारा वाटर एब्सेंट होता है, ये लिक्विड मीडियम एब्सेंट होता है। सेल के बाहर की तरफ हमारा लिक्विड मीडियम होता है, सेल के अंदर की तरफ लिक्विड मीडियम होता है, लेकिन सेल का जो सेंटर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, वहां पे लिक्विड एब्सेंट होता है, ठीक है। वहां पे किसी भी तरह का कोई फ्लूइड नहीं होता है। तो अब ये याद रखिएगा, मैं एक बार थोड़ा फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ठीक है। अभी हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, जैसे हमारा एक होता है फ्लूइड मोज़ेक। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन किया था, एक कुछ मॉडल के बेस पर उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन किया था। तो हम लोग एक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो इसी में हम लोग लिख देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि इसे
दो साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, इनके बारे में बताया था। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को इन लोगों ने, दो साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बेस पे बताया था, ठीक है। एक साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट ऐसे हैं, सेंगर एंड निकोलसन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बेस पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। देखिए आप देखेंगे तो फिर सेल मेम्ब्रेन है यही, बट हम लोग इसको अलग तरह से देखते हैं, एक मॉडल के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आ रही है, एक होता है फ्लूइड और एक होता है मोज़ेक। तो यहाँ पे फ्लूइड वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, हम लोग इतने में लिख लेंगे। फ्लूइड वर्ड का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विद इन अ मेम्ब्रेन। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विद इन सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फ्लूइड टर्म का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विद इन सिंगल मेम्ब्रेन। देखिए इसका मतलब होता है जैसे कि एक ये सिंगल मेम्ब्रेन है और एक ये सिंगल मेम्ब्रेन है, तो ये दोनों मिलकर बाइलेयर मेम्ब्रेन बनाता है। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें, केवल ऊपर वाले मेम्ब्रेन की बात करें, तो यहाँ का लिपिड उठ के यहाँ पे आ सकता है, मूव करके यहाँ पे जा सकता है, यहाँ का लिपिड उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से लिपिड का मूवमेंट विद इन सिंगल मेम्ब्रेन हो रहा है। साथ ही जो ये हमारा प्रोटीन है ये मूव करके यहाँ भी आ सकते हैं और प्रोटीन मूव करके यहाँ भी जा सकते हैं। बेसिकली ये प्रोटीन उठ के यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन उठ के यहाँ पे नहीं आएगा, ना ये लिपिड उठ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, विद इन सिंगल मेम्ब्रेन मूवमेंट हो रहा है लिपिड और प्रोटीन का, इसको हम लोग फ्लूइड वर्ड से जानते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह इस मेम्ब्रेन में भी लिपिड यहाँ से आके यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से निकल के लिपिड यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि हाइड्रोफिलिक, कोई भी हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, कोई भी हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे सेम जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सेम यहाँ पे है, कोई भी लिपिड यहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे प्रोटीन यहाँ उठ के यहाँ आ सकती है, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस नहीं करेंगे। ये हमारा जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, कोई भी लिपिड कोई भी प्रोटीन हाइड्रोफोबिक रीजन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फ्लूइड वर्ड का मतलब समझिए, मूवमेंट ऑफ लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है विद इन सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन में। यहाँ के लिपिड इसी मेम्ब्रेन मूव करेंगे, यहाँ के प्रोटीन लिपिड इसी मेम्ब्रेन में मूव करेंगे। यहाँ के मेम्ब्रेन, यहाँ के लिपिड प्रोटीन इस मेम्ब्रेन में नहीं जाएंगे, ना इस मेम्ब्रेन के लिपिड प्रोटीन इस मेम्ब्रेन में नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है मोज़ेक, ठीक है। मोज़ेक का मतलब होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने चार तरह से प्रोटीन बनाया है, चार प्रोटीन का स्ट्रक्चर, 4 प्रोटीन ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये कोई इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में मिल रहा है, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अनइवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, वो कोई ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस में आ रहा है कि एक के 1 बाय 1 ऐसा प्रोटीन आ रहा है, तो ठीक है। अनइवेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मोज़ेक टर्म का, मोज़ेक वर्ड का मतलब होता है अनइवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा कि मोज़ेक वर्ड का मतलब होता है अनइवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इस तरह से अब ये याद रखिएगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। फ्लूइड और मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या होता है उस मॉडल में, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल के क्या कंपोनेंट होते हैं, सेल के क्या पॉइंट्स होते हैं, आप ये याद रखिएगा। अगर हम लोग सेल के फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो हम लोग सेल का फंक्शन देख लेते हैं। बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार में ही हम लोग बेसिकली सारे सेल के बारे में पढ़ लें। तो सेल का फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। पहला फंक्शन होता है, ये क्या कहते हैं, सेल की बाउंड्री बनाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेल बाउंड्री।
पहला पॉइंट होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल बाउंड्री, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल के साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगा, बेसिकली ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेल के साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये एक्ट एज ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो एक्ट एज selectively permeable membrane, ठीक है। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह भी काम करेगा। अभी हम लोग देख लेंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बेसिकली ये फंक्शन होते हैं, इसके साथ साथ और भी कई सारे फंक्शन लिख सकते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, और सेल डिवीजन में भी हेल्प कर सकते हैं। इसके बारे में लिख सकते हैं हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल 2 या 3 फंक्शन, बहुत लिमिटेड फंक्शन नहीं होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। और सेल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकते हैं, बेसिकली कि सेल को अगर जैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना है तो बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारी सेल होती हैं वो बेसिकली रिकॉग्निशन में भी हेल्प करती हैं। कोई भी प्रोटीन है, कोई भी केमिकल है, कोई भी हार्मोन है, उससे सेल रिकॉग्नाइज कर सकती है बेसिकली। तो हम लिख सकते हैं हेल्प इन रिकॉग्निशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे सेल के बाहर अगर कोई हार्मोन बाइंड होता है आके रिसेप्टर से, तो किस तरह का हार्मोन बाइंड हुआ है इसको भी पहचानने का काम, इसको भी रिकॉग्नाइज करने का काम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो हम लोग देख रहे होंगे कि एक ही पार्ट में हम लोगों ने सेल के बारे में काफी सारी चीजें देख ली। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसिकली जैसे बहुत सारी सेल होती हैं तो बहुत सारी सेल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जितनी भी लिविंग सेल होती हैं सभी सेल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ लिपिड होता है। ये पहले लिपिड का बना होता है जो 30 to 40% ऑफ लिपिड होगा, बट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज हायर देन लिपिड। लेकिन जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है वो लिपिड से ज्यादा होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% होता है। पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है अगर सेल कंपोजिशन की बात करें, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। तो वहां हमें सेल मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बस हमें ये देखना होता है कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिपिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन बीच में प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन हमारे 3 तरह से होता है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, दूसरा हमारा पेरिफेरल प्रोटीन होता है, थर्ड हमारा लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है इसका कैरेक्टर ये होता है कि ये हमारे दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एम्बेडेड होता है, दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब होता है ये एक ही मेम्ब्रेन पे वन साइडेड या होता है, आउटर पे भी होगा, इनर पे भी होगा, लेकिन दो मेम्ब्रेन को एक साथ क्रॉस नहीं कर रहा है, बाइलेयर मेम्ब्रेन को एक साथ क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा पेरिफेरल होता है। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन का मतलब होता है ये एम्बेडेड ना होकर एंकर्ड होते हैं, बेसिकली लिपिड से एंकर्ड हो रहे हैं, इसलिए लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन जो लिपिड से एंकर्ड हो रहे हैं, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा लिपिड का अरेंजमेंट कैसा होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट अब याद रखिएगा जैसे हमारा ईसीएफ होता है, जिस साइड हमारा मेम्ब्रेन के जिस साइड ईसीएफ होगा उसी साइड हमारा ये कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दो तरह से अरेंज होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा शुगर हमारा प्रोटीन के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो लिपिड ग्लोब्यूल्स को आपस में होल्ड रखने का काम करता है, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसी लिपिड से हमारा फॉस्फोलिपिड जुड़ा होता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है, जिसे हम लोग फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस मॉडल को डिस्क्राइब किया था सेंगर और निकोलसन ने, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फ्लूइड वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विद इन सिंगल मेम्ब्रेन। तो एक ही मेम्ब्रेन में मिलने वाले जितने भी लिपिड प्रोटीन होते हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से जो प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ का लिपिड प्रोटीन यहाँ मूव कर सकते हैं, यहाँ का लिपिड प्रोटीन यहाँ मूव करेगा, सेम इसी तरह यहाँ के यहाँ मूव करेंगे प्रोटीन लिपिड, और यहाँ के यहाँ का लिपिड प्रोटीन हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस करके यहाँ पे नहीं आएगा, ना यहाँ के लिपिड प्रोटीन यहाँ पे क्रॉस करके नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में बेसिकली हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और इसको क्रॉस करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है, जिस वजह से विद इन सेल मेम्ब्रेन, विद इन सेल लेयर ही
मूवमेंट होगा लिपिड और प्रोटीन का। मोज़ेक वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन का अरेंजमेंट देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये एक सीक्वेंस में नहीं होता है, जबकि ये हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कोई रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन विद इन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सेल बाउंड्री बनाता है, सेल की एक बाउंड्री बनाता है, सेल साइटोप्लाज्म को मेंटेन करता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम का फंक्शन करता है। इसका मतलब होता है कि बहुत ही लिमिटेड चीजें सेल के अंदर आएंगी, ऐसा नहीं कि सेल की चीजें, सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल चला आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद ये हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, बेसिकली न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकेंगे, अलग अलग तरह के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और ये रिकॉग्निशन में भी हेल्प करते हैं। सेल के सरफेस पर अगर कोई भी प्रोटीन या हार्मोन आके बाइंड हो रहा है तो बेसिकली सेल को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह का प्रोटीन और हार्मोन बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या कंपोजिशन होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, किसने प्रपोज किया था, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा।